हे कैसे हो आप सब लोग। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 9 चैप्टर से। इसमें इसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो हम ना दो चीज पढ़ेंगे। नंबर दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, 1 2 3, या फिर कुछ डेसिमल वाले नंबर हो जाएंगे 1.5, या फ्रैक्शन वाले नंबर हो जाएंगे 22/7, जिसको हम पाई भी बोलते हैं। तो ये कुछ नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। और कुछ नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी या फिर थीटा। तो ये नंबर होते हैं, इनकी वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से किसी इक्वेशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो ये दो टाइप के नंबर होते हैं। जो ऊपर वाले नंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट, और ये जो नंबर होते हैं एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब ही वही होता है कि कोई चीज जो चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, मतलब कि सेम रहे हमेशा। वेरिएबल का मतलब ही होता है कि उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो दो टाइप के नंबर होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। अब देखो अलजेब्रा में क्या होगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में आसपास रहते हैं। मतलब जैसे कि 4x, तो ये एक टर्म है जिसके अंदर दो चीजें हैं, जिसमें दो पार्ट है। ये है कांस्टेंट और x है वेरिएबल। या फिर जैसे कुछ ऐसी टर्म आ गई 4 + x, ये एक एक्सप्रेशन है, तो इसके अंदर भी दो पार्ट है, ये है कांस्टेंट और ये है वेरिएबल। ठीक है, तो देखो हम कैसे करते हैं। जब हम कांस्टेंट, हमको पता है कि कांस्टेंट और कांस्टेंट को कैसे मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4 × 1 ये होगा 4। कांस्टेंट और कांस्टेंट को हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब दो वेरिएबल को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर x × y मैं करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी xy। हम दोनों को ऐसे लिख देते हैं, चिपका के लिख देते हैं हम दोनों को। तो हम वेरिएबल्स को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम किसी कांस्टेंट और वेरिएबल को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास है 4 × x, तो इसको हम लिखेंगे 4x। सेम जैसे हमने इधर मल्टीप्लाई किया वैसे हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 और x को हम साथ में चिपका के लिख देंगे। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। अब इसके बाद हम एक चीज पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं टर्म। ठीक है, तो टर्म क्या होता है। कोई भी नंबर जो मल्टीप्लाई हो रखे होते हैं उन्हें हम टर्म बोलते हैं। मतलब कि कांस्टेंट और वेरिएबल जब मल्टीप्लाई हो रखे होते हैं तो उसे हम टर्म बोलते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 एक टर्म है, ठीक है, 4xy ये एक टर्म है, 5x² ये एक टर्म है। तो जैसे कोई नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रखे हैं तो वो होती है टर्म। अब एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। जब इन सब टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे हम एक एक्सप्रेशन बोलते हैं। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 + 4xy - 5x², तो ये जो बन जाएगी ना लंबी सी चीज, इसे हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। अब ये एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर 3 टर्म है। 1 एक टर्म है, 4xy एक टर्म है और 5x² एक टर्म है। तो एक्सप्रेशन क्या होती है, अलग अलग टर्म्स को जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो उससे बनती है एक एक्सप्रेशन। अब एक इक्वेशन क्या होती है। अगर मैं यहां पे इक्वल्स टू लिख दूं और इसको इक्वेट कर दूं किसी नंबर से, जैसे कि 10 से, यानी कि 1 + 4xy प्लस मतलब -5x² = 10, तो अब ये जो पूरी जो एक्सप्रेशन बनेगी इसको हम बोलेंगे इक्वेशन। अब ये हो गई इक्वेशन। अगर मैं ये इतना पार्ट हटा दूं तो अब ये है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, कोई टर्म है हमारे पास 5xyz², तो ये एक टर्म है हमारे पास। अब इसके अंदर कोफिशिएंट क्या होगा, जो भी उसका कांस्टेंट वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो इस केस के अंदर ये टर्म है एक पूरी 5xyz², तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 5। मतलब जो भी कांस्टेंट होता है वो होता है उस टर्म का कोफिशिएंट। आई होप आप सबको समझ आ गया है कि कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशन, टर्म्स, कोफिशिएंट, इन सब का क्या मतलब होता है। अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, अब हम एक्सरसाइज 9.1 करेंगे तो हम वो सॉल्व करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है जो कि कुछ ऐसी है 5xyz²
माइनस 3ZY। ठीक है, अब हमें बताना है इसके अंदर कि कौन कौन सी इसके अंदर टर्म्स है और उन टर्म्स के क्या क्या कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है, राइट। अब एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स क्या क्या होती है, तो इसके अंदर देखो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो इसके अंदर दो टर्म हो जाएगी टोटल। एक टर्म तो हो जाएगी 5xyz² और दूसरी टर्म होगी इसके अंदर 3zy। तो इसके अंदर दो टर्म्स है और इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, जो देखो ये नंबर मल्टीप्लाई हो रखा था, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रखा होता है वो होता है उसका कोफिशिएंट। तो इस टर्म का कोफिशिएंट होगा 5 और जो सेकंड टर्म है इसका कोफिशिएंट होगा 3। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बताता हूं, ये पूरी एक एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन बनी हुई है इन दो टर्म्स को मिलाकर, और ये जो दो टर्म्स हैं इनके कोफिशिएंट है ये जो स्टार्टिंग में नंबर मल्टीप्लाई हो रखे हैं। ऊपर वाली टर्म का कोफिशिएंट है 5 और नीचे वाली टर्म का कोफिशिएंट है 3। अब हम इसके बाकी पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर हमें एक्सप्रेशन दी हुई है 1 + x + x²। हमें बताना है कि इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स है। तो इसके अंदर तीन टर्म है, एक है 1, एक है x और एक है x²। तो इसकी तीन टर्म है 1x और x²। अब इनके कोफिशिएंट क्या क्या होंगे, तो देखो ये तो सिर्फ एक कांस्टेंट वाली टर्म है, तो इसका कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। सेकंड टर्म है x। तो जब कोई ऐसे नंबर होता है ना x y या फिर सिंपल x, तो इसके आगे कुछ भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो जिसके आगे कुछ भी नंबर नहीं लिखा होता है उसका मतलब उसके आगे लिखा हुआ है 1। तो यहां पे सिर्फ x है तो इसका मतलब हो जाएगा 1x। ठीक है, तो यानी कि x का कोफिशिएंट भी हो जाएगा 1। इसके बाद थर्ड टर्म है x²। x² के आगे भी कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, कोई कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट भी हो जाएगा 1। तो इसका कोफिशिएंट है 1। ठीक है, तो इसके अंदर तीन टर्म है 1, x और x² और इन तीनों के कोफिशिएंट है 1। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर है 4x² y² माइनस 4x² y² z² प्लस z²। तो इसके अंदर टोटल कितनी टर्म है, इसके अंदर भी तीन टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये और एक ये। ठीक है, अब इसके अलावा इनके कोफिशिएंट क्या क्या है, तो जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट है 4, इसका कोफिशिएंट होगा 4। जो सेकंड टर्म है इसका कोफिशिएंट क्या होगा, सेकंड टर्म है इसका कोफिशिएंट होगा देखो -4, यहां पे माइनस लिखा हुआ है ना, तो सेकंड टर्म है इसका कोफिशिएंट होगा -4। और थर्ड टर्म है इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1। ठीक है, अब मेरे को याद है मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको एक चीज बताना मैं भूल गया। फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर टर्म्स थी 5xyz² माइनस 3xy। ठीक है, तो इसके अंदर दो टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होगा 5 और सेकंड टर्म का कोफिशिएंट होगा -3। मैंने बताया था कि आपको 3 होगा, 3 नहीं होगा, ये होगा -3। ठीक है, तो क्या होता है देखो, जहां पे भी माइनस साइन लिखा होता है ना, तो उसके कोफिशिएंट के अंदर भी वो माइनस साइन आता है। तो जैसे यहां पर था 5xyz², तो इसका कोफिशिएंट हो गया 5 और उसके बाद टर्म थी -3xy, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -3। सेम उस वजह से इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -4। अब अगर हम इस टर्म के अंदर कोफिशिएंट निकालते हैं, यहां पे -pq है, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -1। इसका कोफिशिएंट होगा 3, इसका कोफिशिएंट होगा 1, इसका कोफिशिएंट भी होगा -1। तो जहां पर भी माइनस साइन आ जाता है जिस टर्म के बाहर, तो पहली बात तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा नेगेटिव, और अगर उसके आगे कोई कांस्टेंट लगा हुआ है तो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा वही नेगेटिव वाला कांस्टेंट। मतलब मैं आपको फिर से बताता हूं, जैसे इसका फोर्थ पार्ट हम करते हैं, तो इसका फोर्थ पार्ट है, इसके अंदर टोटल 4 टर्म्स है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। अब हमको सभी टर्म का कोफिशिएंट बताना है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 3 माइनस pq, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -1। क्यों, क्योंकि p और q तो दोनों वेरिएबल हैं, और किसी वेरिएबल के आगे अगर कोई नंबर नहीं लिखा होता है तो उसका मतलब होता है उसके आगे लिखा हुआ है 1। अब क्योंकि इसके आगे माइनस का भी साइन है तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -1। थर्ड टर्म है qr, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा +1 या फिर हम सिंपली लिखेंगे 1। थर्ड टर्म है ये है -rp, तो इसके आगे भी कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो जिसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं होता है उसके आगे कोफिशिएंट होता है 1। अब क्योंकि यहां पे माइनस का साइन है तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -1। तो इस तरह से हमने 4 पार्ट कर लिए। अब बाकी 2 पार्ट और करते हैं।
इसका फिफ्थ पार्ट है, इसके अंदर हमें कुछ ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है, हमें बताना है कि इसकी टर्म्स और सभी टर्म्स के कोफिशिएंट क्या क्या हैं। तो फर्स्ट टर्म है, देखो इसके अंदर कितनी टर्म है, 3 टर्म है, एक है ये x/2, एक है y/2 और एक है -xy, ये 3 टर्म है इसके अंदर। तो जो पहली टर्म है इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट होगा 1/2। अब देखो जो 2 है वो x को डिवाइड कर रहा है, तो इस केस में क्या हो जाता है, कोफिशिएंट 1/2। सिमिलरली जो सेकंड टर्म है इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1/2, क्यों, क्योंकि यहां पर है y/2, तो कोफिशिएंट हो गया 1/2। और थर्ड टर्म है इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -1, क्यों, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता है उसके आगे लिखा होता है यानी कि 1। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसका कोफिशिएंट हो गया -1। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सिक्स्थ पार्ट। इसमें हमें कुछ ऐसी एक्सप्रेशन दी हुई है, तो इसके अंदर भी 3 टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये और एक ये। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट आएगा 0.3, सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट आएगा -0.6 और थर्ड टर्म का कोफिशिएंट आएगा 0.5। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि एक्सप्रेशन क्या होती है, एक टर्म क्या होती है और उस टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि टर्म क्या होता है और एक एक्सप्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होते हैं। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमें काफी सारे एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से मोनोमियल कौन से हैं, बाइनोमियल कौन से हैं, ट्राइनोमियल कौन से हैं और पॉलिनोमियल कौन से हैं। तो देखो, मोनोमियल वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक टर्म होती है, बाइनोमियल वो होते हैं जिसके अंदर 2 टर्म होती है, ट्राइनोमियल होते हैं जिसके अंदर 3 टर्म होती है और पॉलिनोमियल होते हैं जिसके अंदर 3 से ज्यादा टर्म होती है, 4 या फिर 3 से ज्यादा टर्म होती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसके अंदर देखो कितनी टर्म है, x + y, इसके अंदर है 2 टर्म, तो ये हो जाएगा एक बाइनोमियल। सेकंड एक्सप्रेशन है, इसके अंदर बस एक ही नंबर है 1000, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा एक मोनोमियल। थर्ड एक्सप्रेशन है, इसके अंदर कितनी टर्म है, 1 2 3 4, तो इसके अंदर 4 टर्म है, तो ये हो जाएगा एक पॉलिनोमियल। फोर्थ एक्सप्रेशन है, इसके अंदर कितनी टर्म है, 1 2 3, तो ये हो गया एक ट्राइनोमियल। अगली टर्म है, इसके अंदर है 2 टर्म्स, अगले एक्सप्रेशन में 2 टर्म है, तो ये हो जाएगा एक बाइनोमियल। नेक्स्ट में कितनी टर्म है, 3, 1 2 3, तो ये हो जाएगा एक ट्राइनोमियल। यहां पे 3 टर्म है, तो ये भी हो जाएगा एक ट्राइनोमियल। इधर 2 टर्म है, तो ये हो जाएगा एक बाइनोमियल। अब इधर कितनी टर्म है, 1 2 3 4, तो ये हो गया एक पॉलिनोमियल। यहां पर बस एक टर्म है, तो ये हो जाएगा एक मोनोमियल। और इधर 2 टर्म है, तो ये हो गया एक बाइनोमियल। यहां पे भी 2 टर्म है, ये हो गया एक बाइनोमियल। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक एक्सप्रेशन क्या है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या फिर पॉलिनोमियल है।